नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपने पिछला जो भी पॉडकास्ट देखा होगा उस पर हमारा ज़्यादातर फोकस एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे था। तो उसी सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे आज के गेस्ट जो अपना परिचय देंगे। उसके बाद शिक्षा के विभिन्न जो भी पहलू हैं जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके ताकि वो एजुकेशन को अपने जीवन में और अच्छे तरीके से उतार सकें। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण पाठक है और मैं आज मनीष बाबू के साथ यहाँ मौजूद हूँ। एजुकेशन पे कुछ अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट पाठक इंस्टीट्यूट पाई के नाम से बगहा में उपस्थित है, जो चलता है। और आज मनीष बाबू यहाँ आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो भैया बोलो या सर बोलो, आप बताइए क्या बोलना है। कोई वो जो तुम्हें अच्छा लगे वो बोलो। भैया ही बोल देते भैया हैं, कंफर्टेबल ज़्यादा है। भैया। क्या आज की एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल सिखा रही है या सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बना रही है? और साथ में टीचर की रोल आज नॉलेज गिवर से मेंटर में बदल रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो शिक्षक का रोल रहा है समाज में शुरू से, वो हमेशा बदलते रहा है। और ये किताबों के ज्ञान से लेके जीवन की शिक्षाओं तक यहाँ तक पहुँचता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के जीवन पे अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में एक शिक्षक का रोल बहुत बड़ा होता है। तो हमें ये तो पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ने से कि शिक्षक केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, वो जीवन के आकार को तय करता है, जीवन की दिशा को तय करता है। और आज भी शिक्षक का रोल यही है कि एक किताब को समझाने के साथ साथ जीवन को भी समझाए, ताकि बच्चे उसके रोशनी में अपने आगे के जीवन को तय करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में और लगभग जब से कोविड काल आया, एक ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ गया। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन स्कूलिंग लर्निंग के लिए कौन ज़्यादा इफेक्टिव है और क्यों? देखिए, ये जो दोनों मेथड है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मेरा ये मानना है कि इन दोनों का मिश्रण करके प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम लोग आजकल के टर्म्स में हाइब्रिड मॉडल कहते हैं जी। मिश्रण रहेगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जैसे देखिए, ऑनलाइन की अपनी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ उनका नुकसान भी है। ऑफलाइन के भी अपने बेनिफिट्स हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे ऑफलाइन में आपको एक टीचर के साथ बिल्कुल फेस टू फेस होके कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है, डिस्कशन करने का मौका मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपका डाउट जल्दी क्लियर हो सकता है और बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनकी फीस ज़्यादा है, वो आपके घर से दूर हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ये ऑनलाइन दूर करती हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये इनका अगर मिश्रण करके प्रयोग किया जाए, अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, अपने ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑफलाइन या ऑनलाइन को चुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन शहरों के मुताबिक अब गाँव में भी बराबरी का मौका दे रहा है पढ़ने के लिए? जी, ऐसा तो बिल्कुल है कि अब गांव में भी इंटरनेट वगैरह की सुविधा हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सवाल है। एक टर्म आता है डिजिटल डिवाइड। उसका ये मतलब होता है कि कितने लोग डिजिटली लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब कितने समझ रहे हैं और उसका सही प्रयोग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि गांव में इंटरनेट तो पहुंच गया है पर उसका सही इस्तेमाल नहीं पहुंचा है। तो अगर आप डिजिटल लिटरेट हो जाते हैं गांव के लोग, तो फिर वो एक बेहतर उनके लिए सुविधा होगी कि इंटरनेट के माध्यम से वो भी जानकारी इकट्ठा करें और समाज में जिस गति से समाज आगे बढ़ रहा है उस गति के साथ अपने रफ्तार को वो भी मैच करें। तो अगर इसको हम लोग सरल तरीके से बात कर रहे हैं, जो भी गांव के लोग हैं डिजिटल समझ पाए, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कि अगर आप एक बेसिक शिक्षा जरूर हासिल करें, क्योंकि जब आप बेसिक शिक्षा हासिल करते हैं, और बेसिक शिक्षा कहने का मतलब स्कूलिंग, अगर आप स्कूलिंग हासिल करते हैं तो आपको समाज में जो चीज़ें घट रही हैं उनके प्रति आपको एक जागरूकता मिलती है। और तब आप चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फोन हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ों का आप बेहतर इस्तेमाल करना समझ पाएंगे। लेकिन कोविड पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन में क्या बदलाव आया है? देखिए, कोविड पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन में मैं तो कहूँगा कि गिरावट आई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद
स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऑनलाइन में मूव कर गए हैं। आप देखेंगे कि जितने भी ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो कोविड पैंडेमिक के बाद काफ़ी राइज पे हैं। और इसका एक कारण ये है कि ऑनलाइन बच्चों को एक मौका देता है कि वो अपने पेस से चल सकते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, क्लासरूम लेक्चर देख रहे हैं, आप अपने टाइम से उसको पॉज कर दिया, अपने टाइम से उसको प्ले कर दिया। तो यहाँ बच्चे का सेल्फ पेस तो मिल गया, उसको सेल्फ ऑप्शन मिल जाता है, उसकी अपनी मर्जी चलती है, पर यहाँ कंसंट्रेशन दब जाता है। जैसे क्लास में आप 40 मिनट्स बैठे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन वाले में क्या है कि आपका मन नहीं कर रहा, आपको पानी पीने का मन किया, आपने पॉज किया, बाहर चले, फिर आप लौट के आए, आप उसी माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं, आप रिलैक्स होके आ रहे हैं। तो अब जब परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा डिमांड करेगा 2 घंटे की कंसंट्रेशन, तो आप तो ऑनलाइन अपना कंसंट्रेशन खत्म कर चुके हैं, तो आप पेपर के दौरान स्ट्रगल करेंगे अपने कंसंट्रेशन को लेकर। और मैं ये कहूँगा कि जो ऑनलाइन और ये ऑफलाइन, आज मतलब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में पढ़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप मेथड पे ना जाएं, आप मेथड चूज करें अपने रिसोर्सेज के अनुसार। अगर आप बहुत गांव में हैं जहां से आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास मजबूरी है, तो आपके पास ऑनलाइन है। अगर आप पहुंच सकते हैं और आप शहर में हैं और आप मतलब प्रॉपर जगह पे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, टीचर्स मौजूद हैं, तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए जाएं। आज भी अगर कोटा का डेटा पढ़ा जाए कुछ बड़े इंस्टीट्यूट का, तो वो बताते हैं कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनसे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कम है, लेकिन जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं जो यहाँ प्रॉपर बैच कर रहे हैं आके, उनसे सिलेक्शन ज़्यादा है। तो क्या डिफरेंस हो जाता है? कंसंट्रेशन का भी डिफरेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। जब आप एक बार उठते हैं उसके बाद बिल्कुल अलग अलग ऐप्स पे स्क्रॉलिंग करना। बिल्कुल, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, एक ऐड आ गया, अब ऐड आ गया, आपको उस ऐड के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ब्रेन सब चीज को इंफॉर्मेशन मानता है, जो भी उसके सामने होता है वो सारे को प्रोसेस करते जाता है। और आप एक बार एक लय में पढ़ रहे हैं, तब तक फोन डिस्चार्ज हो गया, कोई बुला लिया, आप घर पे बैठे हैं तो लोग लगता है रूम में तो बैठ के कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मान लो कि आप लेक्चर ही देख रहे हो, आप जब जब अपनी कॉन्टिन्यूटी को हैम्पर करेंगे तब तब आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक होता चला जाएगा। और फाइनली डाउन द लाइन 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बाकी बच्चों से थोड़ा सा कम हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आप दोनों मिश्रण रखें, अपने रिसोर्सेस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप मीडियम तय करें कि आपको ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। लेकिन साथ में बोर्ड प्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं उसको कैसे डील करें, इसी के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को कितनी प्रभावित करता है? जी देखिए, आज ये एस्पेक्ट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन प्रेशर और मेंटल हेल्थ, ये काफ़ी एक समाज का एक बहुत ही गहरा विषय बन चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बोर्ड का जो प्रेशर है ये एक हाइप है। आप गौर से देखें तो 10 साल पहले जो सिलेबस था बोर्ड का, आज उसका 30% सिलेबस कम हो चुका है। बच्चों के पास आज रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, ऑनलाइन रिसोर्स है, ऑफलाइन रिसोर्स है, ज़्यादा नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल है, मोर ऑप्शंस मौजूद हैं, सिलेबस कम है, फिर भी बच्चा उसको टैकल करने में ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चे की कॉम्पिटेंसी हमने कम कर दी है सिलेबस वगैरह को रैशनलाइज करते करते। तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम प्रेशर बोल के ऐसा ना कर दें कि हमारा एजुकेशन ही ना बचे 10th तक। हम उनको इस तरीके से पढ़ाएं, स्कूल में इस तरीके से पढ़ाएं कि वो पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग बने, ना कि बर्डन बने। और एग्जामिनेशन क्या होता है कि एग्जामिनेशन में लिटिल बिट ऑफ प्रेशर इज गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाने में थोड़े टीचर्स काउंसलिंग करें, थोड़े पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें बच्चों के साथ, और बच्चे भी आपस में डिस्कस करें, जहां उनकी क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होगी वो उनको मदद करेगी कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, कैसे वो अपना प्रिपरेशन करें। और सिलेबस कम हो रहा है पर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब मुझे तो ये लगता है कि कॉम्पिटेंसी कम हो रही है बच्चों की। आप सिलेबस ज़्यादा ही रखें पर लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा बना दें स्कूल का या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कि जिसमें बच्चे उस बड़े सिलेबस को भी बड़े आसानी से पूरा कर लें। लेकिन साथ में जैसे जो मार्क्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता से बच्चों को जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स और सोसाइटी रिजल्ट्स को इतना बड़ा स्टेटस सिंबल क्यों बना देते हैं? देखिए, शुरू से ही परिणाम सब लोग देखते हैं, परिणाम पे ही लोग जजमेंट देते हैं। और चाहे मेरे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हों
या फिर स्कूल वाले हो या फिर पेरेंट्स हो, वो मार्क्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि मार्क्स अपनी जगह पे है और बच्चे की क्षमता अपनी जगह पे है। हर वो बच्चा जो अभी पढ़ रहा है और जो अभी पढ़ाई से दूर भी है, वो बहुत स्पेशल होता है। उसके पास कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ जरूर मौजूद होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी बाकी है, जो एक्सप्लोर हो जाएगा अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। सारे बच्चे को अगर हम लोग रिजल्ट के पैमाने पे तय करेंगे तो 10-20 गुड निकल जाएंगे, बाकी सारे लगेगा कि ये इनका तो कुछ नहीं होना है। पर आप देखिएगा कि जो नंबर्स में थोड़े भले कम हो पर उनके पास और भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम लाएं कि जिसमें हम केवल सब्जेक्ट के मार्क्स ना जोड़ें, हम उनमें वो भी क्वालिटीज़ जोड़ें, जैसे लीडरशिप क्वालिटी जोड़ें, जैसे हम कॉम्पिटेंसी, टीम स्पिरिट, बच्चों के प्रेजेंटेशन स्किल्स, अगर हम ये सारे भी एरियाज को कैलकुलेट करके अगर मार्क्स दें तो हमें पता चलेगा कि टॉपर केवल मार्क्स वाले नहीं हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मार्क्स वाला भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वेटेज मिलना चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट, डिसीजन मेकिंग, जो कि केवल अभी ABC पे इवेल्युएटिव है, मतलब केवल ग्रेडिंग होता है, उनको भी मार्क्स से जोड़ दिया जाए, तब एक बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी निकल के सामने है। एट द सेम टाइम हम बिहार में भी बैठे हुए हैं, तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करना चाहेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिस्टम, रिसोर्सेज या माइंडसेट? अब मेरा मानना है कि अगर आप बिहार में घूमेंगे, नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, आपको स्कूल्स मिलेंगे, आपको सरकारी स्कूल के टीचर्स मिलेंगे, आपको सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे, आपको वो सब चीज़ मिलेगा जो अदर स्टेट में मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब टीचर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, स्कूल मौजूद है, लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि अब यहाँ के जो बच्चे हैं वो उसी दिन स्कूल जाएंगे जिस दिन ड्रेस मिलेगा, उसी दिन स्कूल जाएंगे जिस दिन भोजन में कुछ मिड डे मील में बढ़िया मिलने वाला है। तो लर्निंग इन्वायरमेंट की कमी है। अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी एफर्ट्स लगा रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड की है, गवर्नमेंट टीचर्स को रिक्रूट की है और बहुत अच्छे सैलरी पे रिक्रूट की है। अब गवर्नमेंट को ये एफर्ट लेना चाहिए कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करे, क्योंकि यही एक चीज़ बिहार के एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। और लर्निंग एनवायरनमेंट कहने का मतलब कि आप हमारे ऑफिस में बैठे, ठीक है, ऑफिस में टेबल है, कुर्सी है, अगर हम दोनों और स्टूडेंट्स ना रहें तो फिर ये किस काम? लर्निंग एनवायरनमेंट कहने का मतलब कि स्कूल में वो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, बच्चे अटेंडेंस में मौजूद हैं, पर बच्चे क्लास में मौजूद नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है और पढ़ाई के बाद फीडबैक नहीं हो रहा है। और ये लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत कमज़ोर पड़ गया बिहार का स्पेशली। जो गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, इसके बीच जो गैप है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हमेशा से ये बात रहा है कि कौन सा स्कूल बेटर है, और प्राइवेट स्कूल अपने फैसिलिटीज़ और प्राइवेट स्कूल अपने बढ़ते हुए अप्रोच के लिए ज़्यादा फेमस है। देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या है कि अगर इस साल सब कुछ अच्छा हुआ, जैसे रिजल्ट भी अच्छा हुआ, अच्छे बच्चे मार्क्स भी लाए और टीचर्स भी अच्छे हैं, फिर भी वो कुछ चेंजेस लाएंगे, फिर भी वो कुछ बदलाव अपने अंदर करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में बने रहना है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि एक पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी को 10 साल फॉलो किया जाता है, फिर 5 साल उसको इवेलुएट किया जाता है, तब तक एजुकेशन बहुत आगे निकल गया रहता है। तो गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी जिस रफ्तार से सोसाइटी या एजुकेशन बदल रही है उसमें पीछे है। और उसको हर मूल्यांकन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो एक कोर टीम ये भी होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल के पेस को चेक करे कि वो कितने पेस से बदल रहे हैं। अगर आज भी आप अपने बच्चों को केवल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए देने के लिए बुला रहे हैं तो आप समझिए कि आप कितने पीछे हैं बाकी स्कूलों से, जो प्राइवेट स्कूल से। तो एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो ये देखे कि प्राइवेट स्कूल्स क्या क्या चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं और वो चेंजेस जल्दी से जल्दी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए। बिहार बोर्ड पैटर्न में ऐसा क्या बदलना चाहिए जिससे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की शिक्षा अच्छी हो? देखिए, बिहार बोर्ड का एक बड़ा फिक्स पैटर्न है, मतलब क्लास 10th की बात की जाए या क्लास 12th की बात की जाए, उसमें MCQ पैटर्न का 50 मार्क्स का पेपर होता है और फिर 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है। अब आप बताइए कि वो MCQ पैटर्न और MCQ पैटर्न में पेपर होने से पेपर हो जाते हैं काफ़ी इजी, और बहुत सारे ऐसे कोर एरियाज होते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो या कॉमर्स में हो या आर्ट्स में, जिनको
पता रहता है कि इनमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटे में निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव का जो मार्किंग है, इसको आप CBSE के अकॉर्डिंग कर लो 25%। तो इससे क्या होगा कि सिलेबस की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ेगी, तो बच्चे स्कूल जाने पे फोर्स होंगे कि भाई नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे। फिर दूसरा एक चीज़ ये हो सकता है कि हम लोग हमेशा जब भी बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, तो हम एग्जामिनेशन से जुड़े हुए कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम लोग बोलेंगे कुछ धांधलियाँ मिलती हैं, जैसे क्वेश्चन आउट हो जाता है या फिर बच्चे चीटिंग करते हुए देखे जाते हैं। बच्चों के जब चेकिंग होती है तो बहुत सारे भारी मात्रा में चीट निकलते हैं। तो कोई बोलता है कि मेरा ये है, मेरा जान है, मेरा पहचान है। तो बिहार के सिस्टम से अगर ये दूर हो जाए तो ये बिहार के लिए बेहतर होगा। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं कोचिंग कल्चर इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है? क्या स्कूल अपनी भूमिका खो रहे हैं? अब कोचिंग कल्चर डोमिनेट करेगा अभी मार्केट में। मैं ये कहूँगा कि कोचिंग कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर ये धोखा है तो इस धोखे में कुछ ही लोग पढ़ेंगे और बार बार नहीं पढ़ेंगे। धोखा में आदमी एक बार पढ़ता है। बात ये है कि ये पहले ये आया था, कुछ लोगों ने शुरू किया था, अब ये बिजनेस भी बन चुका है और एट द सेम टाइम ये ज़रूरत भी बन चुका है। और कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब वो नीड पे बेस हो। यानी आज इसकी ज़रूरत है तभी ये बिजनेस है, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं चलता। तो मैं ये कहूँगा कि कोचिंग कल्चर में एक रेगुलेशन ये होनी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को अपने फीस पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि ताकि समाज के हर वर्ग के बच्चे पढ़ लें। और एक मैंडेट ये भी होना चाहिए कि आप कोचिंग में मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स, तो आप ये भी देखें कि हर वर्ग कहने का मतलब मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हर कास्ट, हर धर्म और हर इनकम ग्रुप के बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ें। आप फीस को ऐसा रखिए रैशनलाइज करके, ताकि सब लोग पे कर सकें। ये एक बस फ्लॉ है कोचिंग कल्चर में। अदरवाइज आप कोचिंग कल्चर को देखिएगा तो वो बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं, परीक्षा उनका रहता है और लगे ये रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोचिंग कल्चर में एक फीस को अगर रैशनलाइज कर दिया जाए तो बाकी सारे कोचिंग कल्चर इज अ गुड थिंग। साथ में कोचिंग के ऊपर और स्कूल के ऊपर हमने बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पे काफ़ी बातें चलती हैं और कहीं ना कहीं परसेप्शन भी बना हुआ है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका सक्सेस का रेशियो ज़्यादा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा है वो इंडिया में मेनली इंग्लिश और हिंदी रहा है। और हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अगर आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे, चाहे आप यूपीएससी का ही देख लीजिए, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन, अगर आप उसमें इंग्लिश वर्सेस हिंदी का सक्सेस रेशियो देखिएगा तो इंग्लिश का सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सक्सेस रेशियो ज़्यादा है तो वो लैंग्वेज अच्छा है। बात ये है कि इंग्लिश अब बन चुका है ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश बन चुका है इंटरनेशनल लैंग्वेज, और जितने भी हमारे हायर स्टडीज़ हैं वो सारे इंग्लिश में अवेलेबल हैं और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी या कॉलेज काफ़ी प्रोफिशिएंट हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बिना इस डिबेट में पढ़े कि इंग्लिश है कि हिंदी है, वी शुड नो बोथ द लैंग्वेजेस इक्वली। हिंदी भी जानिए और इंग्लिश भी जानिए। हिंदी आपकी मदर टंग है, तो जो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल तक की एजुकेशन है आप उसको दोनों लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आप इंग्लिश सीख लीजिए। और इंग्लिश को मैं सपोर्ट या यहाँ पे डिसअप्रूव करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर ग्लोबल लैंग्वेज है तो मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल कॉम्पिटेंट बने। आप वो स्किल है उसको हासिल करिए, और एक बार जब आप हासिल कर लें तो फिर आप उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपनी हिंदी आइडेंटिटी को असर्ट कीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज। आप जब उस लैंग्वेज को सीख लेंगे, आप उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेंगे, आप उस सोसाइटी के शिखर पे पहुंच जाएंगे, तो फिर आप उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर इन लर्निंग स्टेज तो आपको सीखना है दोनों लैंग्वेज, तभी आप कॉम्पिटेंट बनेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का गैप महसूस करते हैं अपने लाइफ में, तो इसको वो लोग कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, अब इंग्लिश को लेके थोड़ा सा सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में चलता रहा, और ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। पर ये है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बच्चा जो इंग्लिश ज़्यादा अच्छा बोलता है तो लोग उसे ज़्यादा तेज समझते हैं, उसे समझते हैं कि ये काफ़ी कैलिबर वाला स्टूडेंट है। पर मेरा ये मानना है कि उसका लैंग्वेज अच्छा है, इसका मतलब वो बोल अच्छा सकता है। कैलिबर ये भी हो सकता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा रखते हैं, लेकिन हम
ये हमेशा देखते आए हैं कि इंग्लिश वर्सेस हिंदी चलते रहता है, और जो इंग्लिश बोलता है उसको अगर आप देखिए कि रिसेप्शन का अगर जो प्लेस है वहाँ पे उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश बोलते जानते हैं। ठीक है, फिर आप कस्टमर केयर में देखिए ज़्यादा बढ़िया जो इंग्लिश जानते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि वो इंग्लिश बोलने वाले को ऐसा नहीं है कि डीएम या कलेक्टर बना दे रहे हैं, उनकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जा रही है, इसलिए उनको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाए। और कहीं ना कहीं इंग्लिश को मार्केट में ट्रस्ट के लिए भी लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाता है। देखिए अब इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है कि जो हमारे सोसाइटी में एज अ मार्क ऑफ एजुकेशन बन चुका है कि अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो तो तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। तो ये भी एक धारणा काफ़ी गलत है। अब आप जैसे कि अगर कोई भी अगर एक बच्चा है, अगर वो अपने उत्तर को या फिर वो अपने भावनाओं को लैंग्वेज की तरह देखा जाए, लैंग्वेज को कॉम्पिटेंसी या नॉलेज की तरह ना देखा जाए। जो भी व्यक्ति अगर अपने बातों को एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्पष्ट तरीके से पहुंचा लेता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति भाषा में अच्छा है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। लेकिन इंग्लिश अब बन चुका है ग्लोबल लैंग्वेज, तो आपको सीखना पड़ता है। तो ये एक मजबूरी है भारतीयों की, इंग्लिश सीखना। एआई एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के ऊपर मेरे 2-3 प्रश्न हैं। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई या अन्य और भी जितने भी एआई टूल्स हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाने में या लर्निंग को शॉर्टकट बनाने में कितना योगदान निभा रहे हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो जितने भी टूल्स हैं, जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया, ये सारे टूल्स हमें एक प्रकार से इक्विप्ड मिल रहे हैं, ये हमें और बेहतर बना रहे हैं। मेरा ये मानना है ये इसलिए क्योंकि बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को, बहुत बड़े से जानकारी को ये छोटे से फॉर्म में और बहुत कम समय में आप तक अवेलेबल करा रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब बात आती है कि ये हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। तो देखिए किसी भी सिक्के का दो पहलू है। पहला इसका पॉजिटिव है कि बहुत बड़े डेटा को, बहुत बड़ी जानकारी को हम तक पहुंचाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि ये वही जानकारी दे रहा है जो सबको दे रहा है। मतलब ये वो जानकारी को आप पर्सनलाइज्ड जानकारी नहीं दे रहा है, मतलब आपकी डाटाबेस, आपकी क्या जानकारी, आपकी क्या कमी है, ये इसको पूरा नहीं कर रहा है। मतलब ये एक पैरासिटामोल है, सब किसी को दे दो, तो जिसको बुखार होगा उसको सूट करेगा, जिसको बुखार नहीं होगा उसको सूट नहीं करेगा। तो ये एक ही जानकारी को हर जगह दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। आप इसको अपने ढंग से चलाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसको लर्निंग में भी आप शामिल करें, ये भी बढ़िया चीज़ है। और मैं तो इनका स्वागत करता हूँ क्योंकि ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग इस पर काफ़ी हैविली डिपेंडेंट रहेंगे। अब जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, उनका मानना है कि वो हमसे कॉल करके बोलते हैं कि भैया चैट जीपीटी का यूज़ करके कोड बनाए थे, कोड रन नहीं हो रहा है। हाँ बोले अच्छा, तो अब चैट जीपीटी का कोड तुम अपने प्रैक्टिकल्स में यूज़ करोगे। तो इसका मतलब कि जो एआई है ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि उनके प्रोजेक्ट वगैरह में ये गड़बड़ जानकारी दे दे, पर ये आने वाले समय में इनका यूज़ बढ़ने वाला है और ये और भी बेहतर तरीके से हमारे जीवन को इफेक्ट करने वाले हैं। चैट जीपीटी या तमाम जो एआई हैं उनसे आप अपना डाउट क्लियर करके अपने शब्दों में अपने अनुसार आप आंसर दे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अब जैसे देखिए आप क्वेश्चन और आंसर अगर आप इनसे पूछने जाएंगे तो ये आप जो पूछेंगे, जो प्रॉम्प्ट होगा, देखिए बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बुद्धि है जो खुद नहीं सोच सकता, वो बस है बुद्धि। आप उस बुद्धि से जो पूछिएगा वो बताएगा। तो आप किस ढंग से पूछते हैं, आप एक वर्ड प्रॉम्प्ट में चेंज करिए, आंसर बदल जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वो कुछ और बताएगा। व्हाट्स योर नेम, तो हो सकता है कि कुछ वो चेंज कर दे। तो आप जिस प्रकार से प्रॉम्प्ट दीजिएगा एआई को, उस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो आप प्रॉम्प्ट का भी ध्यान रखिए। और एक प्रॉम्प्ट मैं तो कहूँगा कि सारे बच्चे जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि आप एआई से बिल्कुल दूर ना भागें, इनको सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में, और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत लंबा समय, ये 4 से 5 साल में हमारे सोसाइटी के बहुत भीतर होंगे और बहुत चीज़ को इफेक्ट कर रहे होंगे। हमें ध्यान अपने प्राइवेसी का रखना है, अपने डेटा का रखना है, लेकिन ये चीज़ें आएंगी क्योंकि ये चीज़ें मनुष्य के जीवन को आसान बना रही हैं, तो इनको रोका नहीं जा सकता है। एआई के दौर में टीचर्स का क्या रोल होगा? देखिए या बदले बिल्कुल ये टीचर्स का रोल बहुत बदल रहा है। और मुझे लगता है कि एआई से हमारा काम डिफ़िकल्ट भी हो गया है, आसान भी हो गया है।
आसान इसलिए हो गया है कि अब बच्चों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं उनको नोट्स वगैरह देने के लिए। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके, बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके बच्चों को उनके अनुरूप बताने में हमें बहुत मदद मिलता है। पहले देखिए कि अगर 10 साल का पेपर अगर हमें देखने को मिल जाता था तो उसमें हमारा 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगता था। पर आज वो 10 साल के पेपर को समराइज करके देखने में मुझे हार्डली आधा घंटा लगता है। तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा है। और जितने भी जो टीचर्स हैं वो इससे दूर ना भागें, इसको एडॉप्ट करें। मैं इसके पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को आसान बना रहा है। तो ये समाज में आएगा ही। जब मशीन का आविष्कार हुआ था तो उस समय बहुत लोग विरोध किए कि ये मनुष्य के नौकरियों को खा जाएंगे, और लेकिन आखिर वो चीज़ें आई। आज हमारे पास 90% वो चीज़ें हैं जो मशीन्स के द्वारा बनी हैं। तो आप इनका विरोध ना करें, आप इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, अपने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इनका इस्तेमाल करें, और आप इनको सीखें। इनको सीखने से क्या है कि आप इस युग के बने रहेंगे, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आखिरी सवाल चलते चलते, बिल्कुल। फ्यूचर स्टूडेंट्स को सर्वाइवल और सक्सेस के लिए कौन सी स्किल सीखनी जरूरी होगी? देखिए, मुझे तो लगता है ना कि अगर स्टूडेंट्स को केवल एक बात बोला जाए कि बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। जो भी आपके आसपास घटित हो रही है, अगर आप वॉचफुल हैं, आप सब चीज़ को देख रहे हैं, तो आप स्किल और सर्वाइविंग स्किल्स दोनों सीख लेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे फॉरमोस्ट कंप्लीट योर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ इक्विप कराता है। जैसे जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था तो उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ जो सीख रहा हूँ कहाँ उपयोग होगा। पर आज जब कुछ साल बीत गए हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ का पढ़ा हुआ सब कुछ यूज़ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखिए। लर्निंग बुकिश भी हो सकता है, लर्निंग आपसे दुनिया भी आपको सिखा सकती है। आप अवेयर रहेंगे, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। पर आप कभी भी डिसहार्टन ना हो, ऑलवेज बी इन अ मूड कि आप कभी से भी कुछ भी रीस्टार्ट कर लें। चलते चलते आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बिल्कुल भी कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी परिस्थिति में आप डिसहार्टन ना हो। आपका रिजल्ट अच्छा हुआ वो भी अच्छा है, रिजल्ट अगर कभी खराब हुआ वो भी अच्छा है। जो मिले वो अच्छा है। बस अपने काम को करते रहिए, स्किल्स सीखते रहिए, लर्निंग पे फोकस रखिए और हमेशा अवेयर रहिए। आप अगर अवेयर रहेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। जय हिंद।